morning dear students, welcome back to the next session of the chapter resource and development. जैसे कि हम previous session में करके आ चुके हैं what are the resources, type of resources and classification of resources. Today further we are going to learn about development of resources, what are resource planning and conservation of resources. तो let's start our chapter. सबसे पहले हम करेंगे development of resources. As a students you know that resources are the gift of the nature. Resources जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. तो ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें और हम लोग क्या करते हैं? हम अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेटली क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. अभी रिसोर्सेज जो है वो वाइटल है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, बिकॉज विदाउट रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग कांट सर्वाइव. लाइक एयर इज ऑल्सो अ रिसोर्स. अभी एयर के बिना हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स, इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल रिसोर्स ऑफ अवर लाइफ. तो रिसोर्स जो है वो ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है. फिर है इट मेंटेन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. अभी जो रिसोर्सेज है वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी जो है लाइफ की उसको इम्प्रूव करता है. कैसे इम्प्रूव करता है? कि जिसके पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उसका उतना ही लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा. अभी इसी बात से देखो, जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप्ड क्यों है? बिकॉज उनके पास रिसोर्स अच्छे हैं और वो अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं इन जूडियस मैनर. मतलब जिस देश के पास जितने ज़्यादा रिसोर्स होंगे वो देश उतना ही क्या होगा? डेवलप्ड होगा और उन ऑटोमेटिकली वहाँ पे रहने वाले लोगों की जो क्वालिटी है लाइफ की वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी. नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? वी आर इनडिस्क्रिमिनेटली using the resources which has led to the most serious problems. मतलब indiscriminately हमें जितना यूज करना है बट हम क्या कर रहे हैं? उससे ज़्यादा उसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. अभी जितना ज़्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहे हैं? रिसोर्सेज जो है वो डिप्लेट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं. अभी जब रिसोर्स ख़त्म होंगे तो आपको पता ही है कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी. अभी आप लगा लो फॉसिल फ्यूल, अगर हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएंगे. देन सोचो अपनी लाइफ कैसी हो सकती है विदाउट रिसोर्सेज. तो रिसोर्सेज का हम जितना इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे उतनी ही वो क्या क्रिएट करेगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन. अभी कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स जो है रिसोर्सेज के कारण क्रिएट हो रही है? सबसे पहले आता है डिप्लेशन फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. मतलब रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं? हम डिप्लेट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम कुछ इंडिविजुअल्स लोगों की नीड्स को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं. अभी मोस्टली हमारे सोसाइटी का जो है मोस्टली पार्ट जो है वो क्या है? 80% जो पीपल है वो एवरेज लोग हैं और 20% जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है. मतलब रिच और पुअर का गैप ज़्यादा है, जिसके कारण एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड्स जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही इंडिविजुअल्स के हाथों में एक्यूमुलेटेड है, जिसके कारण रिच और पुअर का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है. मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत बहुत कम है कि वो अपना सर्वाइवल भी ढंग से नहीं कर पाते, इतना कम है. नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इट लीड्स टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस. अगर हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते जाएंगे तो वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर देगा. मतलब जो ग्लोबल लेवल पे हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ आ जाएगी. फिर है रिसोर्सेज जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं इट लेड टू सॉइल इरोशन. अभी इसमें क्या है कि देखो जैसे कि है ओवर ग्रेजिंग है, ओवर इरिगेशन है या फिर माइनिंग वगैरह लगा लो. इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ है वो क्या कर रही है? वो हमारे सॉइल को इरोड कर रही है, सॉइल इरोशन कर रही है. तो इस तरह से जो रिसोर्सेज को जब हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो क्या होती जा रही है? डिग्रेड होती जा रही है. सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है, जिसके कारण फिर आपको पता ही है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा
कम हो जाता है। अभी जितने ज़्यादा अगर हम रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं, डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्निंग। अभी डीप स्कार्स क्या होते हैं, आपको पता ही है, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब माइनिंग एक्टिविटीज़ की जाती है तो कुछ समय के लिए माइनिंग एक्टिविटीज़ क्या कर दी जाती है, अबेंडन कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। जब माइनिंग एक्टिविटीज़ बंद कर दी जाती है तो वो डीप स्कार्स छोड़ देती है और ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्निंग, मतलब वो सॉइल जो है वेस्ट हो जाती है, वो वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम किसी भी एक्टिविटी के लिए या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब हम इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अभी देखो बच्चों, अभी ये सारी जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ अपना रुख मोड़ना पड़ता है। अभी आप सोचोगे कि क्या है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये है कि ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या कर सके, सस्टेन करके रख सके, मतलब फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी अपने रिसोर्सेज को बचा सके, ताकि वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, जुडिशली यूज़ कर सके। मतलब हमें रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करने हैं कि जिससे जो रिसोर्सेज है वो बिना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के या बिना एनवायरनमेंट एक्सप्लॉयटेशन के हम उसको यूज़ करें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसे आसानी से यूज़ कर सके। अभी देखो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब हम सभी सोचेंगे। ये नहीं है कि बंदा एक ही सोचे कि हमारे जो नेशन है उसने एक पॉलिसी बना दी, बट उस पॉलिसी को अगर हम यूज़ अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या ऐसे हो सकता है। अगर हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि मुझे रिसोर्स कंजर्वेशन करनी है, बट अगर मैं खुद ही नहीं करूँगी, इम्प्लीमेंट ही नहीं करूँगी, तो क्या मैं रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकती हूँ? नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें डेवलपमेंट करना है, should take place without damaging the environment। मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब हम हमारे एनवायरनमेंट को बिना डैमेज करें क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का यूज करेंगे, तो हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अभी इसमें फर्दर क्या है, नो कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अभी इसमें ये नहीं है कि हम रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने कोई भी रिसोर्सेज नहीं छोड़े, ऐसा नहीं होता। मतलब हमें देखना है कि हमें वहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमें ये देखना है कि जो रिसोर्सेज को हम यूज करें वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, बच सके, कि आने वाली जो जनरेशन है उसको वो यूज कर सके। मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्सेज का हम एक ऐसे जुडिशली यूज करें जिसके कारण जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसकी सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी डियर स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील। अभी रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह का नाम है जहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। अभी ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था तो इसमें एक ग्लोबल लेवल पे, मतलब ये यहाँ पे ये नहीं है कि ये किसी एक ही कंट्री ने किया है या ब्राज़ील ने ही किया है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या था, ये इस अर्थ समिट में अबाउट 180 से ज़्यादा कुछ कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। हर कंट्री अपना एक मेंबरशिप लेके आई थी, तो उनकी बैठक हुई थी यहाँ पे रियो दी जेनेरियो में। और ये बैठक किस लिए हुई थी? हमारे एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन होता जा रहा था, हमारा एनवायरनमेंट जो डिग्रेड होता जा रहा था, या हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो डिग्रेड होती जा रही थी, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये जो है समिट करवाया गया था। अब इसमें क्या था, इस समिट में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, मतलब इसका क्या क्राइटेरिया था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अभी तुम्हें पता ही है कि दिन प्रतिदिन कितना पॉल्यूशन होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है।
बैलेंस गड़बड़ा रहा है तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब जितनी भी प्रजातियां हैं वो क्या होती जाएगी, लुप्त होती चली जाएगी, एक्सटिंक्ट होती चली जाएगी। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। अभी देखो इसके कारण क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या नहीं हो रही है ग्लोबल वार्मिंग? किसके कारण हो रही है? क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन कौन कर रहे हैं? वी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारा एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। अभी रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में ये समिट रखा गया था इसी प्रॉब्लम को लेकर। कुछ जो लीडर्स थे उन्होंने बताया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करनी है, हमें एनवायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसे डिग्रेड होने से बचाना है आगे। एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल का मतलब क्या होता है, वैश्विक स्तर पर, जिसमें पूरा अर्थ हमारा आ जाता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई एक राष्ट्र अपने स्तर पर कर रहा है। मतलब ये जो मुद्दा रखा गया था, इशू रखा गया था, ये कौन से लेवल पे था, ग्लोबल लेवल पे था। क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो पूरे अर्थ पे ही फैला हुआ है, ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर अभी इसमें क्या डिक्लेयर किया था, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। अभी आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने के कारण CO2 कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के कारण ही तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रही है, हमारी जो आइस है, ग्लेशियरीज है, वो पिघलना स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है। अभी इन्होंने क्या कहा था कि ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा है हमें उसे क्या करना है, कंट्रोल करना है। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हमें बचाना है। अभी आपको पता ही है कुछ हमारी जो स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है या हमारे फ्लोरा फोना जो भी है, उनकी कुछ स्पीसीज है, वाइल्ड लाइफ की जो स्पीसीज है या फॉरेस्ट में कुछ पेड़ पौधे हैं, उनकी जो स्पीसीज है वो क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। कुछ एनिमल्स हैं हमारे वो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। मतलब हमें हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसे बचाना है। तो इन सारे मुद्दों को, इश्यूज को नज़र रखते हुए जो है ये रियो दी जेनेरियो में एक इंटरनेशनल समिट आयोजित किया गया था। अभी इस समिट में ये इन दो चीज़ों के अलावा थर्ड जो चीज़ है किसके ऊपर जोर दिया गया था, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स मतलब ग्लोबल लेवल पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया गया और जिसमें फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर रखा गया कि हर नेशन के पास 33% एरिया पे क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, वेजिटेशन होनी चाहिए। मतलब ये इसमें एजेंडा रखा गया था, ये एक प्रिंसिपल रखा गया था, एक सिद्धांत रखा गया था कि हर कंट्री के पास अपना 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, वेजिटेशन होनी चाहिए। फिर इसमें फर्दर एजेंडा 21 सेट किया गया। अभी देखो एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। ये एजेंडा जो 21 है ये कब साइन किया गया था, 1992 में। कब साइन किया गया था, 1992 में। अभी ये एक्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट मतलब UNCED के अंतर्गत ये जो एजेंडा 21 जो मेंबर्स कंट्रीज यहाँ पे समिट में आई हुई थी उन्होंने साइन किया था। अभी एजेंडा 21 के अंतर्गत इसका जो एम था, इसका जो लक्ष्य था वो क्या रखा गया कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब हर ग्लोबल लेवल पे कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब हमें हमारे डेवलपमेंट को सस्टेनेबिलिटी रूप में क्या करना है, आगे बढ़ाना है और हमें ये देखना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी उन रिसोर्सेज को क्या कर सके, यूज़ कर सके, एंजॉय कर सके। ये नहीं कि हम ही उसको क्या कर सके, एग्जॉस्ट कर जाए और फ्यूचर जनरेशन क्या करे, बैठे देखती रहे।
ऐसा नहीं। अभी इसमें और क्या रखा गया कि एलिमिनेट पुअर्टी, कि ग्लोबल लेवल पे जो गरीबी है उसको हमें क्या करना है, जड़ से उखाड़ना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है। हंगर है, भूखमरी है, उसको दूर करना है। सिकनेस है, बीमारी है, उसको दूर करना है। मतलब ग्लोबल लेवल पे हमें इन सारी चीज़ों को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट लोगों को क्या करना है, प्रोवाइड करवाना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंट्री के बस की बात नहीं है। मतलब कंट्री ने तो नियम बना दिए, ठीक है, रूल्स बना दिए, रेगुलेशंस बना दिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना रूल बना दिया, बट उसको फॉलो जब हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल जब उसको फॉलो करेगा तभी हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वरना ये चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर है, अभी इसमें एक एम रखा गया था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट, मतलब हर जगह की, हर नेशन की अपनी लोकल गवर्नमेंट है। अभी आपने गवर्नमेंट का तो किया होगा, लोकल गवर्नमेंट मतलब जो लोकल लेवल पे काम कर रही है गवर्नमेंट, हम उसको लोकल गवर्नमेंट कहेंगे। जैसे विलेजेस में सरपंच होते हैं, तो जो सरपंच है, ग्राम पंचायतें हैं या म्यूनिसिपालिटीज है, ये किसका हिस्सा है, लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है उसका अपना एजेंडा 21 होना चाहिए। तो ये था हमारा रियो दी जेनेरियो ब्राजील का 1992 में फर्स्ट इंटरनेशनल समिट, और उसमें जो एजेंडा 21 रखा गया था। अभी ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको पता ही है, हम रिसोर्सेज का जैसे जैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो जो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो उसके लिए मतलब इन रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करें, ठीक है। अभी इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी आपको पता ही है, अगर हम एक घर बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, हम ये थोड़ी है कि हमने ब्रिक्स लगा दी और ऐसे ही बना दिया, ऐसा तो नहीं है ना। हम क्या करते हैं, पहले एक प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने एरिया में क्या बनाना है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका एक नक्शा तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसे ही है कि रिसोर्सेज जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। ये नहीं कि हमने हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हमने उसी को एग्जॉस्ट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, नो। अभी आपको पता ही है कि रिसोर्स, आपको पता है कि इंडिया जो है उसके पास वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज है या नहीं है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज है। पर आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और दूसरे रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे कंट्री में क्या है, अलग अलग है। कहीं पे अभी आपको पता ही है, जो छोटा नागपुर पठार है, प्लेट्यू रीजन्स है, वहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। तो कहीं पे हमारे राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया में हमारे पास कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी। तो वहाँ पे क्या है, कौन से रिसोर्सेज की कमी है, वाटर रिसोर्सेज की कमी है। अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट वहाँ पे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, कमी है। मतलब जो रिसोर्सेज है ऑल ओवर इंडिया अनडिस्क्रिमिनेटली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हमारे पास एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, बट वहाँ पे कुछ ना किसी चीज़ की कमी है। जैसे हरियाणा और पंजाब का ही देख लो आप, हरियाणा और पंजाब में वाटर रिसोर्सेज है, अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा है, बट हमारे यहाँ पे किसकी कमी है, मिनरल्स की कमी है। प्लेट्यू रीजन में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमें मतलब रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम रिसोर्सेज का जुडिशियली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड वगैरह एरिया है, यहाँ पे हमारी कोल माइंस, आयरन माइंस बहुत ज़्यादा है, बट क्या है वहाँ पे, किस चीज़ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
तो ये जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, उसको दूर करने के लिए, मतलब उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक रिसोर्स प्लानिंग चाहिए। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इट इज अ स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम पहले से ही प्लान करते हैं कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अभी देखो फर्दर स्टूडेंट, आगे हम करेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, तो ये देखो उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। तो इंडिया में जब भी रिसोर्स प्लानिंग को, कहीं भी रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, तब सबसे पहले रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरिया में कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा एरिया कौन से रिसोर्सेज या में क्या है, रिच है, और कौन से रिसोर्सेज में उसकी क्या है, कमी है। अभी इसके बाद आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम करते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या आता है, हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर आता है। अभी हमने पता तो लगा लिया कि हमारे छोटे नागपुर पठार जो है उसमें हमारे पास आयरन ओर से, या हमने पता लगा लिया कि हमारे राजस्थान में सोलार एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी सोलार एनर्जी जो है वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। बट हमारे पास एक इवैल्यूएशन होना चाहिए, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लानिंग स्ट्रक्चर में आ जाती है हमारी टेक्नोलॉजी, मतलब हम जब उन रिसोर्सेज को यूज़ करें तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, या विदाउट टेक्नोलॉजी हम ऐसे ही रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, नो। अभी सोलार एनर्जी अगर हमें जनरेट करनी है तो हमें वो वहाँ उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो होनी ज़रूरी है। फिर सेकेंड है ह्यूमन कैपिटल का होना ज़रूरी। अभी देखो इन रिसोर्सेज को कौन यूज़ कर रहा है, कौन यूटिलाइज कर रहा है, वी ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इन रिसोर्सेज को रिसोर्सेज कौन बनाता है, हम ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी को किसने इन्वेंट किया है, हमने इन्वेंट किया है टेक्नोलॉजी। अभी ह्यूमन कैपिटल में क्या आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल में आ जाती है ह्यूमन बीइंग्स की नॉलेज, कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, ताकि हम इन रिसोर्सेज को क्या कर सके, अच्छे से यूज़ कर सके, अपना एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बना सके। अभी इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है, सिमिलर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स। मतलब जो हमारे लोकल लेवल के डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं या ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं, वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, मतलब पूरे कंट्री के लिए सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर प्लान होंगे तभी हमारा रिसोर्स जो डेवलपमेंट है या रिसोर्स प्लानिंग है, हम उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक में हमने किया है रिसोर्स प्लानिंग, बिकॉज रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता ही है हमारे इंडिया में रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विदाउट रिसोर्स प्लानिंग हम उन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। और रिसोर्स प्लानिंग के लिए ये तीनों ही पॉइंट्स, ये तीनों ही हमारे जो मेथड्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको पता ही है जब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो अभी राजस्थान में हम कह रहे हैं वाटर जो रिसोर्स है उसकी बहुत कमी है, तो रिसोर्स जब प्लानिंग करेंगे हम ये भी तो देखेंगे ना, वहाँ पे राजस्थान में क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे उनको बोलेगी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए वहाँ पे सिस्टम, या फिर कैनाल्स के थ्रू वहाँ पे वाटर प्रोवाइड करेगी, मतलब उनको एक मैनेजमेंट करेगी कि रिसोर्सेज जो है वो पूरे इंडिया में एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसका क्या हो सके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। मतलब इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर फर्दर देखो अभी हमारा टॉपिक हो गया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स प्लानिंग हो गया है हमारा। अभी हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो आपको पता ही है हमने पहले किया था कि रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रही है, सॉइल इरोशन हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिससे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, जिससे हमारी सॉइल की क्वालिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, फर्टिलिटी कम होती है, ओवर इरिगेशन के कारण सॉइल फर्टिलिटी कम होती है, सॉइल डिग्रेड होती है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग की
जो समस्या है वो क्रिएट हो जाती है। इकोनॉमिकल ये एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है, इकोनॉमिकल बैलेंस भी गड़बड़ा जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कुछ लोगों के हाथों में है, जिसके कारण रिच और पुअर की जो खाई है वो बढ़ जाती है। अभी इसीलिए मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों आपको पता ही है कि रिसोर्सेज को अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे पूरी तरह से। और आपको पता ही है रिसोर्सेज हमारे लिए कितने वाइटल है, कितने इम्पॉर्टेंट है, और इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते। सो रिसोर्स कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये देखो यहाँ पे एक क्वेट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। अब इसमें क्या बताया गया है कि हमारे पास इनफ है, इनफ मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, फॉर एवरीबॉडीज नीड्स मतलब रिसोर्सेज जो है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हर एक की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज इनफ है। एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड्स मतलब किसी के लालच को, स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। मतलब हम रिसोर्सेज का क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज हम अपनी ग्रीड्स को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट्स वाई रिसोर्सेज को हम क्या करते जा रहे हैं? एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं, डिप्लेट करते जा रहे हैं। अभी ये क्वेट जो है ये किसी फेमस पर्सनैलिटी ने कहा था। आपको पता है किसने कहा था? ये क्वेट दिया था महात्मा गांधी जी ने। बिकॉज हमारा जब एक एनवायरमेंटल डिग्रेड होता जा रहा था तो कुछ लीडर्स ने अपने कंसर्न दिखाए थे, तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि रिसोर्सेज जो है वो सबके लिए प्रचुर मात्रा में है, सबकी आवश्यकताओं पूरी करने के लिए है, बट किसी की ग्रीड है, किसी का लालच, स्वार्थ है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज केवल हमारी नीड्स को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। फर्दर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मास प्रोडक्शन की बजाय क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने प्रोडक्शन कर दिया बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पे हमने प्रोडक्शन कर दिया, बट उस प्रोडक्शन को कोई तो यूटिलाइज करे। तो इसीलिए प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए, मतलब हमें जितना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए। और वो प्रोडक्शन कौन करे? जनता करे। मतलब एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पे लोगों का क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मतलब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। नॉट ओनली रिसोर्सेज बट टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल मैटर्स फॉर डेवलपमेंट। अभी इसमें क्या बताया कि अकेले रिसोर्सेज से ही हमारा डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट होने के लिए चलो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अभी ओशन वाटर की हमने बात की थी कि ओशन वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन है, उसमें H2O होता है ना वाटर का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन हमारे पास है, ऑक्सीजन है, पर उनको अलग अलग निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो नॉट ओनली रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का होना ही जरूरी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत जरूरी है। मतलब उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए, प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए। क्योंकि विदाउट ह्यूमन बीइंग्स, विदाउट ह्यूमन नॉलेज, विदाउट ह्यूमन स्किल्स हम रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फर्दर हम देखें द क्लब ऑफ रोम। रोम का एक क्लब है, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968। सबसे पहली बार रिसोर्स कंजर्वेशन के मुद्दे को किसने उठाया था? द क्लब ऑफ रोम। और उन्होंने सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स को लागू किया था 1968 में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। तो इस सेशन में हमने क्या किया है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स किया है। हमने ये किया है कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही वाइटल है हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए। फिर हमने किया था कि जब हम रिसोर्सेज को इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं तो कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमने किया था कि रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। फर्दर हमने किया था जो फर्स्ट इंटरनेशनल
समिट जो 1992 में कहाँ पे किया गया था, रियो दी जेनेरियो में ब्राजील में आयोजित किया गया था, जिसमें एजेंडा 21 रखा गया।